नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। HPSSC का प्रीवियस पेपर है। देखो, इसका हम जियोग्राफी के सेक्शन से जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है वो राज्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अगर हम बात करें कि इंग्लिश जो है वो कौन से स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नागालैंड जो है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। आपने ध्यान रखना है कि मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मणिपुर स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो है मणिपुरी। और कर्नाटका की बात करें कि कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो कर्नाटका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कन्नड़। और आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है। ये आपने सारे ध्यान रखने हैं। अच्छा, इंग्लिश की बात हो रही है कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की। इसी तरह देखो, इंग्लिश क्या किसी और स्टेट की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपने नागालैंड तो जान ही लिया। नागालैंड के अलावा मेघालय, ध्यान रखिएगा, मेघालय की भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। वेस्ट बंगाल की भी इंग्लिश है, परंतु इंग्लिश के साथ साथ इन्होंने बंगाली को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। दो ऑफिशियल लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल की, बंगाली और इंग्लिश। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग रेफर्स टू। तो बोलते हैं संरचनात्मक जो नियोजन होता है इसे निर्दिष्ट करता है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग होती है, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें चेंजिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और क्रिएटिंग न्यू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट आपके पास है, या तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाए, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स किए जाए, या फिर कोई नया ही इंस्टीट्यूशन जो है वो बना दिया जाए। वो स्ट्रक्चरल प्लानिंग के तहत जो है वो आता है। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखिए, अगर पूछा गया है तो ऐसा पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, 2-3 बार रिपीट होते हैं। अभी एक आधी बार ही रिपीट हुआ है, हो सकता है आपको आगे हेल्प मिल जाए। आगे बोलते हैं 77 में, एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। तो बोलते हैं पृथ्वी की कौन सी खास जगह ऐसी है जहाँ पर हमेशा दिन और रात जो है वो एक समान लंबाई के होते हैं। दिन और रात की लंबाई हमेशा जो एक समान होती है वो इक्वेटर पर होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब इक्वेटर पर जो है वो दिन और रात की जो लंबाई है वो हमेशा क्या होती है, एक समान होती है। अच्छा, क्या इंडिया से होकर ये इक्वेटर की लाइन गुजरती है? तो आपने ध्यान रखना है, इंडिया से होकर इक्वेटर की लाइन नहीं गुजरती। इंडिया के जो बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो लाइन कौन सी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इक्वेटर नहीं है। इक्वेटर आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होते हैं। तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न जो है ये दोनों ही पास होते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील का नाम आपने ध्यान रखना है। और हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के किस किस स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं जिब्राल्टर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ। बोलते हैं जिब्राल्टर किसका अधीन क्षेत्र है। अगर जिब्राल्टर की बात करें कि ये किसकी डिपेंडेंसी के तहत आता है, तो ये ब्रिटेन की डिपेंडेंसी के अधीन जो है वो आता है। ऑप्शन सी ब्रिटेन जो है वो सही आंसर होगा। जिब्राल्टर का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आया होगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट है एक। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज को जो है वो आपस में ज्वाइन करती है, तो ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, इन दोनों कंट्रीज को जो है वो आपस में ज्वाइन करती है। ये आपने ध्यान रखना है, कौन सी, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशंस को आपस में ज्वाइन करती है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिब्राल्टर का तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ जाता है सुंडा जो स्टेट है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। तो सुंडा स्टेट जो है वो जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में ज्वाइन करती है।
एक है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को आपस में ज्वाइन करती है। और एक है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को जो है वो आपस में ज्वाइन करती है। एक है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को जो है वो आपस में ज्वाइन करती है। ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिए, इनको आप ध्यान रखिएगा, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जिब्राल्टर डिपेंडेंसी है, अधीन क्षेत्र है ये ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसकी बात तो हमने बहुत बार की है, अभी आपको याद भी हो गया होगा। बात क्यों हुई थी वो भी हम बात करेंगे। ये जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वर्ल्ड का वो कौन सा है रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान है। अभी हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सहारा जो रेगिस्तान है उसमें क्या है, उसमें अभी हाल फिलहाल में स्नोफॉल हुआ था, बर्फबारी जब यहाँ पर हुई तब ये खबरों में आया। अब ये खबरों में आया तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन गया, तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जहाँ पर हाल फिलहाल में बर्फबारी हुई थी, सहारा रेगिस्तान में हुई थी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये रेगिस्तान है। अब देखो सहारा डिजर्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अफ्रीका के कौन से पार्ट में आता है, तो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में जो है ये आता है। कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में जो है ये सहारा डिजर्ट आता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड। तो किसे जो है वो हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। अगर हम बात करें हेरिंग पॉन्ड की, हेरिंग पॉन्ड जो है वो अटलांटिक ओशियन को कहा जाता है। जिसको अटलांटिक ओशियन को क्या कहा जाता है, हेरिंग पॉन्ड जो है वो कहा जाता है। अच्छा, अटलांटिक ओशियन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अमेजोन नदी आपने सुनी है, अमेजोन नदी आपने सुनी है, ये नदी कहाँ पर जाकर फाइनली फॉल होती है, तो ये अटलांटिक ओशियन में जाकर जो है वो मिलती है या फिर गिरती है। कॉन्गो नदी भी आपने सुना होगा, कॉन्गो भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। कॉन्गो नदी जो है ये भी अटलांटिक ओशियन में जाकर जो है वो मिलती है या फिर गिरती है। और ओशियंस के बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या है, ओशियंस के बेसिक क्वेश्चंस ये है लार्जेस्ट ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशियन है। अभी हाल फिलहाल में एक दो एग्जाम हुए, उन दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सारगासो सी जो है वो कहाँ पर स्थित है। सारगासो सी आपने ध्यान रखना है कि सारगासो सी जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। अगर पूछा जाए तो ध्यान होना चाहिए कि सारगासो सी कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन है द वाइडेस्ट गैप अक्रॉस द वेस्टर्न घाट इज। तो बोलते हैं पश्चिमी घाटों में सबसे बड़ा अंतराल है। तो जो वाइडेस्ट गैप है वेस्टर्न घाट्स में वो है पाल घाट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पश्चिमी घाटों में सबसे बड़ा जो अंतराल है वो पाल घाट में है। अगर बात की जाए वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो है इनको जो है वो सह्याद्री के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है तो वेस्टर्न घाट को जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। तो ये नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को आपस में मिलाती हैं। एक ये क्वेश्चन बन गया। वेस्टर्न घाट से जो है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो निकलती भी हैं। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ से जो है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर, ऐसी जैसी नदियाँ जो हैं यहाँ से निकलती भी हैं। अब वेस्टर्न घाट के बारे में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में आई होगी, अगर नहीं आई है तो जल्दी से रिवाइज कीजिए कि वेस्टर्न घाट जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। ये किस में है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया जा चुका है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ईयर में किया गया था। अब कौन से ईयर में किया गया था इसको, तो वेस्टर्न घाट को जो है वो कौन से ईयर में किया गया था, 2012 में जो था वो इसको दर्ज किया गया था। यहाँ पर कब, 2012 में। 2012 आपने ध्यान रखना है। वैसे अगर यूनेस्को की लिस्ट की अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, परंतु अब इतनी रिवाइज करना तो ज़रूरी नहीं। आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो था वो अजंता, जो महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं 1983 में जो था वो इनको शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं को 1983 में किया गया था। और हिमाचल के बारे में बात करें तो हिमाचल का ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के साथ साथ जो है कालका शिमला जो रेलवे लाइन है वो भी जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है।
अब इनको कब कब किया गया था, जो आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है उसको 2014 में किया गया था, और जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको कब किया गया था, तो उसको वर्ष 2008 में किया गया था। तो 2008 में भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करेंगे। तो अधिकतम जो सूर्य प्रकाश है वो कौन से महीने में प्राप्त किया जाएगा, वो किया जाए कौन से महीने में नहीं, कौन से स्थान पर जो है दिसंबर महीने में अधिकतम सूर्य प्रकाश जो है प्राप्त किया जाएगा, कन्याकुमारी में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये आप ध्यान रखिए कि कन्याकुमारी में जो है वो दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश जो है वो प्राप्त होता है। कन्याकुमारी कौन से इंडियन स्टेट में स्थित है, तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और उस टाइम याद भी नहीं आती ये चीज़ें, तो ये आपने ध्यान रखना है। तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जो है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ में जो है ये स्थित है कन्याकुमारी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इक्वेटर के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, और तमिलनाडु में ये स्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है वो कृषि के लिए बहुत सख्त होती है। तो कृषि के लिए जो बहुत सख्त मृदा होती है वो होती है सैंडी सॉइल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर मिट्टी की बात करें तो देखो ब्लैक सॉइल जो है ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको जो है वो रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल जो है इसका लाल रंग जो है होता है, नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें आयरन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, आयरन के कारण ये होता है। एल्यूवियल सॉइल दिया गया है, जलोढ़ मृदा यहाँ पर दिया गया है। तो ये सॉइल जो है वो पोटास और अल्कलीज का जो है वो मिश्रण है या फिर कंपोजिशन है, और ये मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इंडिया के बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो है ये मिट्टी पाई भी जाती है। और ये जो सैंडी सॉइल एक ऑप्शन बच जाता है, इसमें जो है आपने ध्यान रखना है कि आयरन का कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी तो आयरन का कंटेंट इस मिट्टी में भी जो है वो अच्छा पाया जाता है। अच्छा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, वो कौन से इंडियन स्टेट में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, एक बार G7 कंट्रीज़ के बारे में सुन लीजिए। G7 कंट्रीज़ की बात हमने उस टाइम भी की थी जब हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे, क्योंकि G7 की जो प्रेसिडेंसी थी वो अभी जर्मनी के पास गई है। G7 में जो है वो कौन कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आती है। G7 में आपने ध्यान रखना है कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, इसमें कौन कौन सी आती हैं। इसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, UK आता है, US आता है। इसमें ना ही चाइना आता है, ना ही इसमें इटली आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। शायद मैंने गलती से कहीं पर थोड़ा आगे पीछे बोल दिया है, परंतु आपने ध्यान रखना है, कोई भी गलती इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सही सीखो ना सीखो, परंतु गलत मत सीखना। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, UK हो गया, US हो गया, ये G7 की लिस्ट में आते हैं। और G7 कंट्री की प्रेसिडेंसी जो है 2022 के लिए जर्मनी के पास गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और टेलीग्राम का तो आपको पता ही है, अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 20,700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो कोई रोल नंबर्स की लिस्ट हो या फिर कोई और कुछ भी हो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, कोई नोटिस हो, कोई कमीशंस की साइट पर कोई भी नया अपडेट आया हो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.